चल चुकी है काफी हद तक। स्टार्ट कीजिए। हम फिर से पूरा तो नहीं बोलेंगे, अब अपने काम से हम संभाल लेंगे। आप बोलिए। रिकॉर्डिंग में भी नहीं देखा? रिकॉर्ड तो किया होगा ना? नहीं, हमें लगा कि आपने तैयारी कर रखी, तो फिर 2 दिन से हम टाइम से आ रहे हैं, बिफोर टाइम। और स्टार्ट। चलिए, अब आगे से फिर ध्यान रखेंगे, अगली कोई क्लास हुई तो थोड़ा लेट ही आएंगे। हाँ सर, रेजोनेंस डिस्कस करना था। रेजोनेंस के लिए कंडीशंस, मॉलिक्यूल का प्लेनर होना जरूरी है और एटलीस्ट एनी वन टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फर्स्ट टाइम कैकुले ने जो रिपोर्ट किया था रेजोनेंस, किसमें किया था सर? बेंजीन में। और ये दो स्ट्रक्चर जेई ने एक आध बार पूछा भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैकुले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर नोन एज कैकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैकुले स्ट्रक्चर। ये दो स्ट्रक्चर जो हैं, इन्हें हम बोलते हैं कैकुले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैकुले स्ट्रक्चर, क्योंकि कैकुले साहब ने बताया। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल। क्यों? क्योंकि एक इमेजिनेशन था। आपने पहले पढ़ा होगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन, थोड़ी बहुत जानकारी आपको होगी। तो आपने पढ़ा होगा कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन में बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, बॉन्डिंग में भी बताया गया होगा। डबल बॉन्ड में 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन में इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 0.20, 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है बॉन्ड लेंथ। अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो बेंजीन में कहीं से भी आप नंबरिंग कर लें, इसे हमने फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड कर लिया, इसे फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स हो गए। तो अगर ये इस डाटा को हम एनालाइज करें इनके साथ, तो यहां पे कार्बन 1-2 के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी आनी चाहिए थी? ये आनी चाहिए थी 1.34 एंगस्ट्रॉम। और 2-3 के बीच कितनी आनी चाहिए थी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहां कितनी आनी चाहिए थी? 1.34 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम रोटेट करते 3-4-5-4 3-4-5-4 चलते। और इसी का रिप्लिका ये बना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जहां 1.34 था, अगर नंबरिंग तो हमने छेड़ा नहीं, नंबरिंग वही रहने दिया फिर से, तो यहां पे क्या हो जाएगा? सब बॉन्ड लेंथ यहां पे आ जाएगा 1.54 और ये क्या हो जाएगा बेटा? 1.34। जबकि एक्चुअल में एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक मेथड होता है, एक्सरे जैसे अपन कराते हैं जब फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसी तरह मॉलिक्यूल का भी एक्सरे होता है क्रिस्टल का, क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये बताते हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये बताते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कंप्लीट रेजोनेंस हम करा रहे हैं तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या होगा बेटा? सिंगल आएगा, और जहां सिंगल है वहां डबल। पार्शियल वर्ड क्यों यूज किया? ना तो कंप्लीट डबल बॉन्ड है ना कंप्लीट सिंगल। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये बताते हैं कि बेंजीन में ऑल 6 कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जो किसके बीच है सर? सिंगल से लेस एंड डबल से ज्यादा। तो पार्शियल डबल। ये रेजोनेंस की ब्यूटी है कि जहां भी रेजोनेंस होगा डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर सर? और देखिए आगे सर, इसको तो समझ ही रहे होंगे कि ऑर्बिटल व्यू समझाना है, हालांकि कोई जरूरत नहीं, बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। ऑर्बिटल डायग्राम में एकदम क्लियरली दिखाई देता है कि सभी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि ये कंबाइन कर जाए या दूसरे कंबाइन कर जाए। एक यूनिक केस जो रेजोनेंस में आया है, पी पाई ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। पी पाई ओवरलैपिंग। किसी मॉलिक्यूल में हमने ऐसा कोई कार्बोकेटाइन ले लिया, और एक कार्बोकेटाइन और ले लिया, एक कार्बोकेटाइन और ले लिया सर, और स्टेबिलिटी पूछ लिया गया कि इनकी स्टेबिलिटी हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दिया होगा सीक्वेंस में, या
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस स्टेबल, ऐसे पूछा जा सकता है। ओवरलैपिंग तो समझते होंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। साइड किसी भी कंपाउंड में अगर ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्म है तो वो कौन सी ओवरलैपिंग करेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा। यहां ऑक्सीजन है, इसके पास 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होगा, ये कार्बन के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर भी ऑर्बिटल्स में होंगे, इसमें 2 केसेस होंगे, एक पीवाई में होगा, एक पीजेड में होगा, इसमें तो एक ही लोन पेयर होगा। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये ऑर्बिटल सेम एक ही प्लेन में है, तो ओवरलैप कर साइड वाइज ओवरलैप करेंगे तो जहां पॉजिटिव चार्ज था कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर जाएगा। तो इसका जो एक्चुअल व्यू नजर आएगा हो, जो इमेजिनेशन है कि ऐसा होता होगा, उसमें ऐसा कुछ दिखेगा, दिखेगा सर। केमिकल बॉन्डिंग होपफुली पढ़ा होगा, पहले का थोड़ा बहुत याद हो, उसमें बताया गया है वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है जिसमें ईच एंड एवरी एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। तो एक ये था जिसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 थे, अभी भी ऑक्सीजन के पास 8 हैं, अभी भी ऑक्सीजन के पास, मैं समझ गया कुछ लोग चिंतित हो गए, लेकिन चिंता उनकी जायज है। वो नाइट्रोजन से सामने दिख रहा था ना। हाँ सर, यहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा टेंशन हो सकता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज। रूल्स में लिखवाया गया होगा पहले भी, अभी हम भी एक बार ब्रीफिंग में देंगे कि पहले तो ये हमें याद रखना है कि वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है जिसमें कोई चार्ज ना हो। अगर दोनों स्ट्रक्चर में चार्ज है तो वो स्ट्रक्चर को हम ज्यादा स्टेबल बताते हैं जिसमें ईच एंड एवरी एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। अगर ऑक्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और चार्ज है तो हम उसको ज्यादा स्टेबल बताएंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। बट इफ EN rule, electronegativity rule and octet rule both come simultaneously, then octet rule is dominant over EN rule. यहां पे ऑक्सीजन न्यूट्रल था, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, बट यहां पे कार्बन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। क्या नया कुछ हुआ क्या? अच्छा सेलेक्ट किया, तो मैंने सोचा कि कार्बन बेचारा क्यों भागने लगा, तो एक बार इसको हिलाना ही पड़ेगा। एक नई चीज भी पता चली, बॉन्ड को भी घुमा लेंगे अपन, पहले मैंने नहीं सोचा था इसमें ऐसा। 8 इलेक्ट्रॉन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है सर, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 थे इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो। ये भी एक टाइप ऑफ रेजोनेंस है जिसे इनऑर्निक में बैक बॉन्डिंग के नाम से बोला जाता है। ऑर्निक केमिस्ट्री में फॉरेन ऑथर ने इनऑर्निक में भी एक ही वर्ड यूज किया है, पी पाई ओवरलैपिंग। एक्चुअल में बैक बॉन्डिंग का फैक्टर ये पी पाई ओवरलैपिंग। It is a special type of resonance which is applicable only in those molecule where positive charge carbon or positive charge atoms के adjacent में lone pair या negative charge हो। Clear सर? अब मैटर ये है, ये दुर्घटना तो इसमें भी होगी, होगी ना सर? बोलिए सर। यहां भी ऑक्टेट कंप्लीट, बट स्टेबल कौन सा ज्यादा होगा? बी। उसके 2 रीजन, एक तो ये कि नाइट्रोजन की EN वैल्यू कम है तो उसका लोन पेयर ज्यादा इजीली अवेलेबल होगा। दूसरा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन की EN वैल्यू कम है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज सरवाइव करेगा, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिक्कत करेगा। ठीक है ना सर? तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज BAC, ट्रू और नॉट? यहां पे डिग्री उग्री सब कोई भी हटा दो, अगर आपने इसको 2 डिग्री से भी कंपेयर किया ना, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से भी, तब भी ये ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन में कोई भी डिग्री लगा दो आप सब, इंडक्टिव इफेक्ट इज अकबर बिरबल स्टोरी। मछुआरे को फोर्ट में जलते हुए लैंप से लाइट मिली, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, वो तो स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स, और यहां तो ऑक्टेट पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। रेजोनेंस को हम इसीलिए डोमिनेंट बताते हैं क्योंकि रेजोनेंस में एक तो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन होता है, इंडक्टिव में केवल डिस्प्लेसमेंट होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यहां तक की कहानी क्लियर सर? अब ये जितने भी केस दिए हैं सी को छोड़कर,
ए और बी दोनों किस केस में आएंगे सर? रेजोनेंस या मीजोमेरिक? मीजोमेरिक. Appropriate term is mesomeric. Why? Because oxygen and nitrogen are present respectively. अगर केवल कार्बन कार्बन की चेन होती और हाइड्रोजन ही लगा होता तो रेजोनेंस ज्यादा एप्रोप्रिएट होता. क्लियर? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आते हैं. जेई मेंस में तो बहुत बार आए हैं. कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड, ऐसे केसेस पूछेगा. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने का मेथड भी है, डायरेक्ट फार्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक बार विजुलाइज कर लीजिए हो क्या रहा है. एक बार एसाइक्लिक में देख लेते हैं, फिर साइक्लिक में देख लेते हैं, फिर एरोमेटिक में देख लेते हैं. अगर कोई कंपाउंड हमने लिया, फॉर एग्जांपल हमने ऐसा कुछ लिया CH3CH CH डबल बॉन्ड CH और यहां हमने प्लस मत लगाएं, लगा ही देते प्लस ही चले, CH2 प्लस लगा. कॉन्जुगेशन है. कुछ बुक्स में इंडियन ऑथर ने लिखा है टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड. दैट इज नॉट करेक्ट. क्यों नहीं करेक्ट थे उनसे भी मिलवाएंगे. करेक्ट क्या है वो जाने. टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन एसाइक्लिक एलिफेटिक कंपाउंड इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन. 1 प्लस नंबर ऑफ कॉन्जुगेशन. इसमें कितने कॉन्जुगेशन सब? एक पाई पॉजिटिव चार्ज और एक पाई पाई. तो हाउ मेनी कॉन्जुगेशंस आर देयर? 2. सो टोटल number of resonating structure in acyclic मतलब cyclic ring is absent. Acyclic compound या molecule is equal to 1 plus number of conjugation. तो कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे सब? बना के दिखाएं. चार्ज मूव्स अल्टरनेट पाई बॉन्ड जस्ट बिहाइंड. सीधा सा रूल. ये चार्ज है यहां पे, इसका अल्टरनेट पोजीशन क्या हुआ? ये पाई बॉन्ड जस्ट बिहाइंड. तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH CH प्लस CH डबल बॉन्ड CH2. अब इसका अल्टरनेट ये होगा. क्लियर? क्लियर सर? बट ये फार्मूला केवल एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए. अगर एसाइक्लिक है तो एरोमेटिक होना ही नहीं, क्योंकि एरोमेटिक की पहली कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक. कहां सोच में पड़ गए? कुछ मिला रहे थे, ढूंढ रहे थे क्या? वो 21 ईयर वाली बुक लेके बैठे लग रहा है. हाँ 45 की और थिकनेस से ही बता रहे. वो तो मुझे पूछना ही था कि अगर मैं 45 बोलता तो आप फिर नहीं बोलते. पीवाईक्यू हमने आपकी सुविधा के लिए मंगाया है. अभी देखा होगा आपने, आए थे वो लोग इंस्टॉल कर देखेंगे. आपकी सुविधा के लिए मंगाया. एक बार समझ लेंगे ना तो पीवाईक्यू है, क्यों कोई दिक्कत नहीं. अगर आपने कंप्लीट समझ लिया एक बार तो कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा. अगर आंसर नहीं टैली कर रहा है तो जितना आप ये सोच रहे हैं कि आपका गलत है, उतनी उससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी के आंसर गलत है. घबराइए नहीं, आराम से पहले एक बार समझिए, कॉन्फिडेंट हो लीजिए. दूसरा सर, किसी साइक्लिक कंपाउंड में अगर कॉन्जुगेशन है, हमने ऐसा कुछ ले लिया, कितने कॉन्जुगेशन है? 2. यहां पे स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? कुछ दिक्कत है क्या सर? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, वो अपन ये मान लिए इन लोगों के चेहरे दिखते हैं ना, तो मुझे लगता है ये लोग तो पुराने अपने शॉर्ट हैंड समझने वाले हैं. बाद में एक आध नए चेहरे हैं, वो थोड़ा ध्यान नहीं दिया सर. बताता हूं सर, बोला भी था मैंने. नहीं, आप तो साक्षात बैठे हैं, उधर वाले कमेंट्री कर रहे होंगे और मैं चश्मे के पावर चेक कराना है तो हम ज्यादा दिमाग लगाते नहीं उधर. टाइम मिल नहीं रहा है, क्योंकि जाऊंगा तो 2-3 दिन का खराब करेगा वो बनाने में. क्लियर सब यहां तक? इसमें भी एरोमेटिक तो है नहीं, ये नॉन एरोमेटिक बोल सकते हो आप. साइक्लिक है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक अपन बोल सकते हैं. जब तक एरोमेटिक नहीं तब तक बेखौफ खेलिए. कितने? 2 कॉन्जुगेशन, 3. एक बार चार्ज यहां से यहां आएगा,
एक बार यहां से और एक्चुअल को भी देखेंगे तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां भी कितने हो गए सर 3। मुझे लगता है बार बार बनाने की जरूरत नहीं, एक बार बना दिया बहुत है, क्योंकि जैसे हम बनाएंगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ेगी कि अभी ये भी बताएंगे ये भी बताएंगे, और पता चला बीच में हम बताएंगे कि अब हम पीवीआईक्यू कर लेते हैं। हो गया सर 3। दिक्कत होगी ना, कल ही आते ही किसी साहब ने पूछ लिया बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे कि नहीं। हमने तो उतना दूर का सोचा ही नहीं था, जीओसी का सोचा था, और इसलिए सोचा था कि 15 तारीख के अंदर खत्म हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। हाँ सर, अभी तक तो फार्मूला काम कर रहा है। अब देखिए दिक्कत कहां आती है, एक बार बेंजीन वाला केस भी देख लेते हैं, उसके बाद इस पे कोई भी ग्रुप लगाए कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। अभी हम आपको प्लस आर माइनस आर बताएंगे तो उसकी कंडीशन क्लियर कर देंगे। अभी यहां पे हमने लोन पे लगा दिया, तो कॉन्जुगेशन कौन सा हुआ, पाई लोन पेयर। चाहे वो बेंजीन में पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो, पाई पॉजिटिव चार्ज हो, पाई नेगेटिव चार्ज हो, फ्री रेडिकल, अगर बेंजीन आ गया, एरोमेटिक आ गया, तो स्ट्रक्चर हमेशा 5 होंगे। कैसे, एक बार आपने स्टार्ट किया यहां से, चार्ज मूव्स अल्टरनेट पाई बॉन्ड जस्ट बिहाइंड, तो इसका अल्टरनेट क्या हुआ, ये हुआ ना सर। तो लोन पेयर को बैठने के लिए हमने प्लेट दिया, मतलब उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज है, बॉन्ड पीछे चला गया, चूंकि लोन पेयर यहां से गया है तो यहां पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। खैरियत, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है समझ में सर। नेक्स्ट अल्टरनेट बनाया फिर से, तो 2 के बाद चार्ज कहां आएगा, 4 पे आएगा ना सर, पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट 6 पे आएगा, अगर हमने पहले वाले को 2 मान लिया है तो, एंड फाइनली इट्स गेट्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। क्लियर। तो बेंजीन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर कोई कॉन्जुगेशन बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ है तो हमेशा कितने स्ट्रक्चर, 5। आप ऐसा नहीं कर सकते जो पहला था वही लास्ट है, इंटरनल बॉन्डिंग इज चेंज। यहां पाई बॉन्ड था तो यहां ये वाला आ गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट एंड लास्ट सेम है। क्लियर सर। अब जो ज्यादा परेशान करता बच्चा, जहां कंफ्यूज होता है, आप गूगल मैप के साथ कहीं जा रहे हैं, रास्ते में नेटवर्क चला गया, आजकल कोटा में बहुत हो रहा है, जब से जियो का एक वो आया है ना, कुछ नया एक लॉन्च किया जियो ने, नाम भूल रहा हूं, नहीं फाइबर तो बहुत पहले से था, एक नया आया है एयर फाइबर, तो जो फाइबर चलता था वो भी चला गया एयर के चक्कर में, कुछ इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया होगा, प्रॉपर नहीं आ रहा है। चलिए उनसे तो अपन मिल लेंगे बाद में, पहले इधर मिल लेते हैं। ऐसा नहीं दिया था, ये नहीं था, ये 2011 का क्वेश्चन है, ये नहीं था, ये था। बीटा नेप्थॉल बोलते हैं इसे, इसका यूज आप अगर पढ़े होंगे पहले तो डाइज में आता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की इसके साथ रिएक्ट करता है और रेड डाई बनाता है, बीटा नेप्थॉल बोलते हैं, ठीक है सर, अपन ने पढ़ा है डाइज में बीटा नेप्थॉल। और एक जगह प्रोटीन के टेस्ट में भी आता है, निनहाइड्रिन इसी के साथ रिएक्ट करता है, उसका टेस्ट। चलिए अब क्वेश्चन ये दिया था कि इसको हमने NaOH के साथ रिएक्ट कराया, उसके बाद कोई प्रोडक्ट P बना, प्लस वाटर निकल गया, प्रोडक्ट P के नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने हैं, नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग टाइम पे हैं, 6:45 तक बोल दीजिएगा कि बस इशारा कर दीजिएगा 6:45 तक, जिससे फिर 7:15 तक में वाइंड अप कर लें। वैसे भी अपने 7 बजे ही बोला है मैंने आने के लिए, लेकिन 7:15 हो जाएगा। चलिए कितना कुछ याद आ रहा है क्या होगा भाई, एसिड बेस रिएक्शन तो अपन जानते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा ही होगा, क्या होगा इसमें, OH माइनस आएगा, H प्लस निकालेगा इससे, तो प्रोडक्ट P का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, यही बनेगा ना सर, इसी का स्ट्रक्चर बनाना, मैं बना के दिखाऊं, क्योंकि आप बनाएंगे तो पता चला हमारा 15 मिनट टाइम चला जाएगा, हम बनाएंगे तो हम भी टाइम तो हमारे में भी जाएगा, बट आपको उतारने में सहूलियत रहेगी, मोबाइल वोबाइल आप निकाल लेंगे फटाफट,
क्योंकि नंबर ज्यादा है। गए काम से, जो बन गया वही सही है, फिर बात बनाएंगे। गड़बड़ हो गया, अभी 4 और बनाने पड़ेंगे। बनाई नहीं, वो तो कर लेंगे, फिर हमें बोर्ड भी ऊपर उठाना पड़े, पता चला आप क्वेश्चन ही भूल गए, फिर बाद में कहें कि ये क्या था सर, कहानी किसकी थी। इसलिए मैं क्वेश्चन को चाहता हूं कि आपको दिखता रहे हो, शायद आप भी बना रहे हो, लेकिन हमें लग रहा है आपकी कमेंट्री से कि आप वेट कर रहे हैं कि हम बनाएं, क्योंकि आप सेलेक्ट कराने पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। कितने 9 हो गए क्या? 5 3 8, एक और, मतलब आपको आइडिया तो लग गया ना कि 9 होंगे, क्योंकि हम 9 ही कॉपी कर रहे हैं। हाँ साहब, पहला यही है ना, यहीं से स्टार्ट करना था। हाँ, तो इसमें तो ये ऐसे था, इसीलिए पहले नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही रहता है। कल भी सोचा था कि आज ये बनेगा, ओ माइनस होगा यहाँ पे, इसके बाद इसका रेजोनेंस आप कराओगे तो क्या होगा, चार्ज मूव्स अल्टरनेट पाई बॉन्ड जस्ट बिहाइंड, तो कहां जाएगा चार्ज, इसमें से यहां से चार्ज यहां आएगा, डबल बॉन्ड यहां गया, बाकी जैसे था वैसे ही रहने दिया, करेक्ट। नेक्स्ट में चार्ज कहां जाएगा, नेक्स्ट में चार्ज यहां आएगा, कहां, यहां पे, अल्टरनेट पोजीशन यही, तो चार्ज यहां आया और ये बॉन्ड यहां चला गया, ये डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही रहा, ये इधर हो गया, ये आपका इधर रहा, ये इधर रहा, सही है। अब ये गूगल मैप बंद हो गया, अब ये ऐसी जगह आके खड़ा हुआ निगेटिव चार्ज, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, तो अपने को दोनों तरफ से जाना पड़ेगा। अपने को अगर रास्ता नहीं पता और कहीं आए बाई डाइवर्जन आ गया है, तो थोड़ी दूर चल के देखेंगे कहां पे नदी है कहां रास्ता है, चलना पड़ेगा, तो यहां दोनों तरफ जाएंगे। अब एक बार हम इधर घूम लेते हैं लेफ्ट साइड में पहले, फिर उसके बाद उसको इधर से मिला देंगे। यहां लिया सर, यहां से चार्ज कहां जाएगा सर, ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे था, यहां से अल्टरनेट क्या हुआ, ये अल्टरनेट हुआ, बॉन्ड जस्ट बिहाइंड ऐसे रह गया, एग्रीड। नेक्स्ट में साहब फिर से ये डबल बॉन्ड था, ये पहले से ऐसे था, ये ऐसे था, यहां चार्ज आ चुका था, यहां से चार्ज यहां भेजा, ये यहां आ गया, एग्रीड। तब तक चलते रहिए जब तक सेम स्ट्रक्चर रिपीट ना कर जाए या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ जाए, तभी रिपीट करेगा। तो यहां से अब कहां गया, यहां से आपने घुमाया इसको, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे था, ये ऐसे था, और यहां का चार्ज यहां चला गया, पाई बॉन्ड यहां आ गया, ठीक है, ठीक है ना। फिर इसके नीचे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, पाई बॉन्ड यहां आया, यहां आया, आपको लग रहा होगा कि रिपीट हुआ, बट हुआ नहीं, इंटरनल बॉन्डिंग इज चेंज, ठीक है ना। कितने बने अभी तक, 1 2 3 4 5 6 7, अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब यहां से इधर आइए, इस साइड में घूमेगा जाएगा, तो साहब ये जैसे था उसको वैसे ही रोक लिया, ऐसा चार्ज मूव्स अल्टरनेट, यहां से देखना है, यहां पाई बॉन्ड यहां, ठीक है ना सर। नेक्स्ट क्लियर, बच्चा 7 बनाता है या 7 नहीं बनाता है तो 4 बनाता है, मतलब इधर घूम जाता है तो सही आ जाता है, ये कई तरफ घूमता है, उसके बाद लगता बहुत हो गया, क्योंकि ऑप्शन अगर दिया होता तो पहले नंबर पे 7 है, और इंटीजर में तो अपनी मर्जी, हमें इतने ही बने, सही है सर, क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा ध्यान देना, इसमें कोई रूल नहीं काम करता। हाँ, हम ये बता सकते हैं एक बेंजीन में 5 था
जब हमने फ्यूज किया तो एक पाई बॉन्ड कॉमन हो गया, तो दूसरे पे 4 है। 3 बेंजीन लगा दें एक साथ, तो 5 4 3, एक में 5, एक रिंग और फ्यूज हो गई नेफ्थलीन टाइप की, तो 4, एक एंथ्रासीन टाइप की और उसी में फ्यूज कर दिया, तो 3। वो तरीका है, बट उसके लिए है कि आपको ये देखना पड़ेगा फ्यूज है ना, हमने ऐसे कर दिया, आपने कहा 2 रिंग है, ये दोनों अलग अलग है सर, इसमें फ्यूज नहीं बोलेंगे, फ्यूज का मतलब कॉमन हो जाए, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर से भी इधर कम नंबर काउंट करें। क्लियर सर? क्लियर सर? बना ही रहे हैं भाई सर, बन गया सर 9। देखिए सर, हम लोगों ने इंडक्टिव में पढ़ा था 2 टाइप्स के होते हैं, प्लस आर माइनस प्लस आई माइनस आई, यहां रेजोनेंस में या मेसोमेरिक में भी 2 टाइप, प्लस आर माइनस आर या प्लस एम माइनस एम। प्लस इफेक्ट हम इंडक्टिव में, मेसोमेरिक में, हाइपर कॉन्जुगेशन में हर जगह बोलेंगे, और वहां हर जगह पे प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है और माइनस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है ना सर? यहां पे वहां हमने बताया था कि ऑल द एनायंस आर प्लस आई एंड ऑल द एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई, यही बताया था सर। एल्काइल ग्रुप में हमने बताया था नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ प्लस आई पावर बढ़ जाता है स्टेट चेन, और अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हैं उसकी मॉलिक्यूल के कई स्ट्रक्चर लिखे गए जिसमें डिफरेंस किसका है, ब्रांचिंग का, तो मोर ब्रांचिंग मोर प्लस आई, ये कल बताया गया था। अपने आप हो क्यों रहा है ये मैं सोच रहा हूँ, तो मैं भी कर लेता, टच हो गया, हुआ होगा सर, हाथ ही पीछे कर लो, हमसे नहीं हो रहा है। हाँ हाँ होने दीजिए, क्या है, इससे ये बताता रहता है कि अलर्ट रहिए। बेंजीन के ऊपर हमने कोई भी ग्रुप लगाया, हमने लगा दिया सर NH2, इसे हम एनिलीन कहते हैं। ठीक है, कौन सा कॉन्जुगेशन है इसमें, पाई लोन पे। तो अगर किसी भी एरोमेटिक रिंग पे या बेंजीन पे पाई लोन पेयर या पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, किस इन दोनों टाइप कॉन्जुगेशन है, और इस तरह के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, क्लियर, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे। और जितने भी प्लस आर वाले हैं या प्लस एम वाले हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा ओरिएंटिंग भी बोलते हैं। क्यों, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि मामला दूसरे चैनल पे चला गया है ARSE पे, लेकिन समझिएगा ध्यान से। हर कंपाउंड का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हर कंपाउंड का अपना एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, एल्कीन एडिशन देता है, एल्काइन एडिशन देता है, बट दोनों के एडिशन का प्रोसेस डिफरेंट है। एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है, एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। मतलब वो जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्यों एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक देता है, क्योंकि जब अटैक आप करा रहे हो किसी एल्कीन में HX का, तो एडिशन तो H+ का भी हो रहा होगा, X- का भी हो रहा होगा, बट एक स्टेप में कोई एक ही अटैक करेगा, या तो H+ करेगा या X-। जब तक हमें नहीं पता हमने दोनों का साइमल्टेनियस अटैक कराया, H+ का अटैक कराएंगे तो जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बन आयन बनेगा, क्योंकि प्लस वाला जाके नेगेटिव पे जुड़ चुका होगा, और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो कार्बोकेटाइन बनेगा। स्टेबिलिटी देख लेंगे, अगर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो किसके अटैक से बना था, इलेक्ट्रोफाइल से। एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसलिए देता है बिकॉज इन RDS स्टेप, इन स्लो स्टेप, आफ्टर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म व्हिच इज मोर स्टेबल देन द इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज फॉर्म बाय द अटैक ऑफ न्यूक्लियो। क्लियर सर? एल्काइन में रिवर्स होता है, एल्काइन में जब हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं तो उससे कार्बन आयन मिलता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन which is formed by the attack of electrophile, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हायर AS कैरेक्टर, स्मॉलर साइज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल। क्लियर सर?
उसी तरह से बेंजीन, बेंजीन में देखने में पाई बॉन्ड है बट बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ये पाई बॉन्ड नहीं है। बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में एक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करता है। इनसे आप एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में मिलेंगे भी अगर टाइम रहा तो। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस में एरोमेटिक के लिए कंडीशन बताई जाती है कि एरोमेटिक कंपाउंड का क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए और 4n+2 पाई का करंट कंटिन्यूअस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए डिफरेंट डायरेक्शन इज नोन एज करंट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तभी तो घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में तभी मूव कर रहे हैं। अगर वो बॉन्डिंग में यूज होते तो उनका मूवमेंट नहीं होता। तो बेंजीन को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। साहब बोलिए साहब। तो इस पे अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। भाई ये इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका मतलब निगेटिव चार्ज है रिंग पे, तो जो अटैक करने आएगा वो निगेटिव वाला आएगा तो रिपेल कर जाएगा। तो कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब अभी तक जब बेंजीन पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो कहीं भी जोड़ दो, ऑल द 6 कार्बन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहीं कोई भी डिफरेंस नहीं है, सभी sp2 हैं, सभी में s कैरेक्टर इक्वल होगा। लेकिन अगर हमने कहीं बेंजीन पे कोई ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप लगा दिया हमने साहब, यहां पे C डबल बॉन्ड OH, बेंजल डिहाइड ले लिया, ऊपर एनिलीन लिया ही है, कि उसके बारे में बता दो। तो यहां पे अब ये ग्रुप डिसाइड करेगा कि नया आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, न्यू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल ज्वाइन एट विच पोजीशन, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। या तो इस ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ग्रुप अगर लगा तो हाइड्रोजन नहीं है, ड्यूटेरियम नहीं है, ट्रिटिकम नहीं है, कोई ना कोई ग्रुप होगा, तो या तो उसमें लोन पेयर होगा, लोन पेयर नहीं होगा तो बॉन्ड पेयर होगा, या दोनों हो सकता है। तो या तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएगा या रिजोनेंस में जाएगा, बट जाएगा जरूर। तो यहां पे, यहां कौन सा कॉन्जुगेशन बेटा? पाई, पोलर पाई, बोलो सर, पोलर पाई समझ रहे हैं ना? तो यहां की पोलरिटी जब होगी तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा सर? पार्शियल पॉजिटिव आएगा सर। अगर कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है तो किस टाइप का कॉन्जुगेशन हुआ? पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन हुआ, बोलो साहब। तो पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन हुआ, चार्ज मूव्स अल्टरनेट, पाई बॉन्ड जस्ट बिहाइंड, ऐसा ही पढ़ा है। तो सेकंड पोजीशन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। क्या बता रहा है? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर नेक्स्ट में चार्ज पॉजिटिव कहां आया? ऐसा कुछ बना, बोलिए साहब। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो अगर बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा रिएक्शन के लिए, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पॉजिटिव चार्ज ना हो। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या? तो जुड़ेगा भी जहां डिफिशिएंट वहीं पे। मतलब क्या चाहते हैं? भिखारी से एकदम ही मर जा बेचारा है, रिच एरिया जुड़ेगा। ठीक, अच्छा आपने रिच बोला होगा, मुझे डिफिशिएंट ही सुनाई दिया, हालांकि बोला भी आपने वही। हाँ हाँ साहब। तो कहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है? देखिए इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज 2। फोर्थ पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया और 6 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया, 3 और 5 पे नहीं आया। ठीक है, तो अगर बेंजल्डिहाइड या ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें पाई पोलर पाई कॉन्जुगेशन है, अगर वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होगा तो न्यू कमिंग इलेक्ट्रोफाइल always join over third or fifth position, that is known as meta। किसने डिसाइड किया? इसकी वजह से। तो माइनस आर ग्रुप को, माइनस एम ग्रुप को, माइनस आर या माइनस एम ग्रुप को और क्या बोल सकते हैं सब? मेटा ओरिएंटिंग, बोलिए साहब।
ओरिएंटिंग में दिक्कत है, किसी ब्रांड का नाम नजर आ रहा है तो डायरेक्टिंग कर दीजिए। हाँ ओरिएंट आ रहा होगा ना, मतलब इसने डायरेक्ट किया कि इलेक्ट्रोफाइल वहां जाएगा। और इसमें एनिलीन का अगर बनाएंगे तो कहां जाएगा? एनिलीन का बना लेंगे या बनाना पड़ेगा? एक बना के दिखा देते हैं। बच्चा सोचता है कि जीएसटी दिया भैया, क्यों बनाए? पेपर में जीएसटी सीएसटी बदल जाएगा, ऐसा बनेगा। जितना बनाएंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। अपन का देखिए सुबेरे अभी तक 5 चैप्टर रिवाइज हो गए। एक बैच में अमाइन पूरी डिस्कस हुई, एल्डिहाइड आधा हुआ। एक बैच में पूरा का पूरा अल्कोहल ईथर फिनॉल डिस्कस कर दिया। एक बैच में ऑनलाइन पे उधर हैदराबाद वाले में, उसमें पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म 3 घंटे में निपटाया। तो आज बहुत रिवीजन हो गया। और जीओसी तो पता नहीं क्यों पीछे पड़ा रहता है, इसको तो साल भर में कम से कम 22 बार होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चा नया आता है जीओसी, जाता है तो जीओसी, आता है तो जीओसी। बट बच्चा समझता बहुत बढ़िया। कल हमने आपको जो बताया था ना, वही काम करता है बच्चा। मंदिर जाता है, सोचता है दर्शन कर लेंगे कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होगा सर। उसके लिए मंत्र का उच्चारण भी करना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा तभी, नहीं तो रावण मरा ही नहीं होता। साक्षात भगवान राम को देखा था उसने, अपन तो मूर्ति देखते। इसलिए देखने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व में क्या हो गया शुक्ला जी, कोई दिक्कत क्या? कोई कहानी ये भी बता रहे होंगे हमारी तरीके से, भरतपुर के हैं, बॉर्डर के हैं, यूपी के, कुछ सुना रहे होंगे कुछ इससे रिलेटेड, एआरएससी से रिलेटेड कुछ। अच्छा आज जाने के लिए इच्छा है, ठीक। आज से बेहतर होगा कल जाइए, शुक्रवार को क्या जाएंगे मंदिर, भगवान भी रेस्ट पे रहते हैं फ्राइडे को। हमें एक मिले थे दिल्ली में, बहुत बड़े, बहुत जानकार आदमी थे, जेएनयू के, नाम नहीं याद आ रहा, बहुत पहले मिले थे 2004-5। उन्होंने हमें बताया कि एक दिन भगवान को छुट्टी देना चाहिए। मतलब उनका लॉजिक था अपना, प्रोफेसर थे जेएनयू में, हिस्ट्री के या किसके थे, शायद संस्कृत के ही थे, बहुत जानकार आदमी थे। उन्होंने बताया कि एक दिन तो रेस्ट देना चाहिए। मैंने कहा क्यों, आप क्यों लेते हो संडे? एक दिन देना चाहिए भगवान को, कि वो भी इतने दिन जो लोग आ रहे हैं उन पर विचार कर पाएंगे, देख तो पाए कि ये आए थे क्या था, जजमेंट जल्दी होगा। तो मैंने सोचा कि ऐसा किया जाए एक आध दो बार, लेकिन मन फिर वो कॉन्सेप्ट चला नहीं अपने साथ। मैंने कहा ये सब गलत है, छुट्टी उट्टी तो उन मजदूरों के लिए होती है, ऊपर वाले के लिए क्या छुट्टी है? जब चाहे किसी की भी छुट्टी कर दे, जो सबको छुट्टी देने वाला है उसको छुट्टी देने की क्या जरूरत? क्लियर? अब देखिए, अगर ये मॉलिक्यूल किसी भी एआरएससी रिएक्शन में गया, एआरएससी रिएक्शन बेटा अल्ट्रैकिंग रिएजेंट इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अब जहां पे कोई चार्ज नहीं है और जहां निगेटिव है, तो निगेटिव वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो। वो किस किस पोजीशन पे आ रहा है सर? सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स। एंड 2,4,6 इज व्हाट? आर्थो पैरा। सो प्लस आर या प्लस एम ग्रुप को और हम क्या बोल सकते हैं? एक तो बोलेंगे एक्टिवेटिंग। क्यों एक्टिवेटिंग? क्योंकि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के इसने इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट करने के लिए रिएक्टिविटी बढ़ा दिया। एज वेल एज, और क्या बोलेंगे सर? आर्थो पैरा ओरिएंटिंग या डायरेक्टिंग। ठीक है ना सर? बोलिए सर, क्लियर? ये आपको मदद करेगा एआरएससी में, एरोमेटिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जेई एडवांस में अगर किसी सिंगल चैप्टर से ज्यादा आते हैं तो एआरएससी से। सबसे ज्यादा का मतलब ये भी नहीं कि क्वालिफाई उसी से कर जाएंगे, मतलब 2-2.5 क्वेश्चन 10 नंबर मिल जाता है। हाँ ज्यादा का बता दिया तो कहें भैया यही पढ़ लो पहले। ऐसे तो जीओसी पढ़ लीजिए, आप एल्किन पढ़ लीजिए, कार्बोनिल पढ़ लीजिए, और एआरएससी बाकी कुछ मत पढ़िए, वो उसी का सब क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं इसके बाद। चैप्टर इसीलिए कहा जाता है चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए। अब हो गया सब प्लस आर माइनस आर समझ में आ गया, रेजोनेंस एनर्जी समझाना है वो हाइपर कन्जुगेशन में समझा देंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता देते हैं कैसे देखेंगे। उसमें हम जो भी देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग का ही लॉजिक लगाएंगे। पहले न्यूट्रल स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल। न्यूट्रल का मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं। सेकंड,
If all the structure are charged, then the structure in which octet is complete, each and every atom has complete octet, that is more stable. अगर ऑक्टेट सबकी इनकम्प्लीट है तो हमें क्या देखना है, निगेटिव चार्ज शुड बी प्रेजेंट ओवर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ओवर negative charge is present over more electronegative atom and positive charge present over less electronegative atom. यही पहले भी बोला था, यही अभी भी बोलेंगे, नींद में भी बोलेंगे तो यही बोलेंगे. अपन तो पढ़ाते हो सोचते ही नहीं उसी हिसाब एकदम. वो तो जब बीच में किसी चेहरे पे अचानक कोई लिटमस पेपर चेंज होता तो लगता है मैंने कुछ ऐसा बोला कि बच्चे को थोड़ा सा नया लगा. जैसे कल भी एक बार साहब ने हमें याद दिलाया था कि वन के डैश कुछ ऐसा था. चलिए बढ़िया हुआ याद दिला दिया था. मैं क्या बताना था अभी, एक केस समझाना था. हाँ नहीं एक केस समझाना था, वो भी हमारे काम का नहीं है लेकिन समझा इसलिए देते हैं क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है ना, उसको कैसे हम बताएं कि गलती अपनी है या किसकी है. ठीक है, इस कंपाउंड में हमने रेजोनेंस कराया. कई स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें. एक तो यही है जो सामने लाइव दिख रहा है, एक बनेगा एक बनेगा बट कोई दिक्कत क्या, गलत है कोई स्ट्रक्चर, गलत है? नहीं, अपने का हो तो बता दें सर. गलती किसी से भी हो सकती, कभी कभी भगवान से भी हुई, ऐसा लोग बताते हैं. हम तो छोटे से प्राणी बात है. हाँ देखिए सर, अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है. तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा क्योंकि न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है ईच एंड एवरी एटम की. इन दोनों के लिए कल हमने म्यू पढ़ा था शायद याद हो आपको, डाइपोल. म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस और म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इनवर्सली देख लीजिए स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. और हम बताते हैं म्यू इज इक्वल टू सी इनटू डी, चार्ज इनटू डिस्टेंस. चार्ज तो इसमें भी बराबर इसमें भी बराबर है, बट अपोजिट चार्ज के बीच का गैप बढ़ा तो डाइपोल बढ़ा, क्योंकि डी की वैल्यू डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू. डाइपोल बढ़ा तो स्टेबिलिटी घटी. तो अगर दो या दो से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसमें चार्ज है, बस केवल अपोजिट चार्ज के बीच का गैप चेंज हो रहा है, तो वो स्ट्रक्चर जिसमें अपोजिट चार्ज में मैक्सिमम सेपरेशन होगा उसका म्यू ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी. तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया, वही. अगर 1 2 3 लिख लें ज्यादा बेहतर है. सही है ना सब? कैसे कंपेयर किया, लॉजिक समझ में आ गया ना म्यू से. क्लियर सर? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, प्लस आर माइनस आर हो गया. अब समझाना ये रहा कि पहचान कैसे लेंगे कि प्लस आर है माइनस आर है, प्लस आर है माइनस आर है. तो प्लस आर या प्लस एम, माइनस आर या माइनस एम. इफ रेजोनेंस is due to pi polar pi or pi vacant orbital or pi positive charge. पॉजिटिव फिर वही गलती कर रहे हैं, नए लोग भी हैं भाई. कॉन्जुगेशन की वजह से होगा. तो कौन सा होगा बेटा, माइनस आर या माइनस आर. कॉन्जुगेशन में पाई के अल्टरनेट पे ऐसे ग्रुप लगे होंगे. क्लियर सर? कहां गायब हो जाते हैं रहते रहते साहब. परेशान कौन नहीं है इस दुनिया में, आप बताएं. सबको है, बट जहां है वहीं जिए तो आनंद ज्यादा है. हमने तो इस 5 सालों में इतना ज्ञान प्राप्त किया कि हम आगे आपको 1-2 साल में कई ढेर सारी किताबें, ढेर सारे मोटिवेटिंग, मतलब बहुत कुछ हमने तैयार किया है इस 5 साल में. 5 महीने में 25 साल से ज्यादा ज्ञान. दोज 5 मंथ्स उसको हम दिन में बदलेंगे, जिससे थोड़ा डाटा बड़ा लगेगा, डिजिट तो ज्यादा बिकेगी बुक, क्योंकि 5 में तो लोग कहेंगे अरे ऐसे ही झटका फुटका होगा. अब इसको 151 डेज करेंगे.
तो थोड़ा सा डिजिट भी अच्छा रहेगा और चलेगा। काम चल रहा है, थोड़ी स्थितियां मतलब तबीयत सही हो जाए। तो बहुत ढेर सारे ऐसे अपने हैं जानने वाले बच्चे ऐसे जो जॉब में बस 10 से 15 दिन में तो सब प्रिंट आउट होकर बाहर निकल जाएगा। इफ रेजोनेंस इज ड्यू टू पाई लोन पेयर और पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, तो क्या होगा प्लस आर प्लस। अब कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया है तो हमें पहचानने में जरा भी टाइम नहीं लगेगा कि ये प्लस आर शो कर रहा है या माइनस आर शो कर रहा है। बेंजीन के ऊपर आप क्या लगा रहे हो उससे पता चलेगा। अगर फिनॉल है तो प्लस आर, फिनॉल में OH क्या होगा प्लस आर दिखा रहा होगा। एनिलीन में NH2 क्या दिखा रहा होगा प्लस आर दिखा रहा होगा। OMe लगा दिया प्लस आर होगा। CHO लगा दिया, नाइट्रो लगा दिया। नाइट्रो का एक बार देख लीजिए क्योंकि नाइट्रो का जेई ने कई बार नाइट्रो में कुछ पूछा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल या इस तरह से नाइट्रो के क्वेश्चन ज्यादा हैं, उसको भी देख लिए जिससे PYQ में रुकना ना पड़े ज्यादा। घड़ियाल में देखिए क्या 6 बज गया क्या सब बाकी ना। मैं तो डर में ही नहीं देख रहा हूं कि देखने में 1 मिनट चला जाएगा, जाने दो क्या कर सकते हैं। ज्यादा होगा तो एक दिन संडे को फिर बोलना पड़ेगा अपने हिसाब से कि भैया। हाँ सर, पोलर पाई बॉन्ड है इसमें भी बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो ये क्या करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ क्या आ गया बेटा पॉजिटिव। अब इसका जब आप रेजोनेंस कराओगे तो साहब क्या होगा, चार्ज मूव्स अल्टरनेट, तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ऐसा कुछ होगा। होगा सर, अब तो आप कराइए। एक क्वेश्चन और जेईई मेंस में 2 या 3 बार आया इसी से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज वेल एज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ड्यू टू रीजंस। मतलब ड्यूअल कैरेक्टर शो कर रहा हो, प्लस आर की तरह भी काम कर रहा हो और माइनस आर की तरह भी। नींद आ रही है आपको? तब फिर बक्कल कैविटी ऑक्सीजन तो है इतनी प्रॉपर भाई हैं? आपके यहाँ का मुख्यमंत्री बना राजस्थान का, पता है आपको? वो भी ऐसे ही बैठे रहते थे, कोई नहीं जानता। मैं सोच रहा था किसी दिन ऐसा ना हो कि मैं कहीं सुनूं चिरंजीव जी CM बन गया। वो भी ऐसे, उनके कुछ वीडियोस भी वायरल हैं बहुत पुराने, आपने भी देखा होगा। 5 साल अटारी के रहने वाले हैं शायद। जब पहली बार नाम सुना भजन लाल तो कोई जानता ही नहीं था, अपन तो नहीं जानते थे फिलहाल। अपन तो वो बहुत पुराने हरियाणा में होते थे भजन लाल चौधरी देवीलाल के साथ, बहुत पुराने मतलब 2500 साल पहले। उनके बारे में सोचा हमने, कहा वो कहाँ से आ गए, उनका तो क्रियाकलाप सब हो चुका था, अब कैसे। हाँ साहब देखिए, बेंजीन पे आपने क्या लिया, एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH। यहां पे इस कार्बन की जो EN वैल्यू होगी वही इस कार्बन की होगी ना भाई। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो EN वैल्यू सेम होगी। जितनी प्रोबेबिलिटी कि पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए, उतनी प्रोबेबिलिटी पोलैरिटी के ड्यूरेशन में पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां। ठीक है ना? तो अगर ऊपर वाले से जो आपने दिखाया, अगर हमने ऐसा पोलराइजेशन क्रिएशन दिखाया, ऐसा होगा बेटा, अगर पोलैरिटी ऐसी दिखाई तो रिंग पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। रिंग पे अरे 246 पे पॉजिटिव ही तो आएगा। और अगर ब्लू कलर वाली पोलैरिटी दिखा दिया, वो तो हम इसलिए बोले हमने ब्लू कलर लिखा, ऐसा नहीं कि थ्योरी में लिखा जाएगा कि ब्लू कलर पोलैरिटी, ऐसा दिखा दे बेटा। तो एक ही ग्रुप है वो दोनों तरह से शो कर सकता है। तो कोई भी ऐसा ग्रुप अगर बेंजीन पे लगा है जिसमें सिमिलर एटम में मल्टीपल बॉन्ड बना है, सेम एटम के बीच डबल बॉन्ड है, वो डुअल कैरेक्टर शो। तो एक तो जेई के हिसाब से अभी तक पिछले 26 सालों में जो ऑप्शन आए, एक तो ये है, आगे भी यही आएगा, कुछ होता तब तक आ चुका होता। बीजेपी का CM थोड़ी बनाना, किसी को बना देगा भाई। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है, सेम है। एक पॉसिबिलिटी ये
और एक पॉसिबिलिटी, एक ही एक्सेप्शन जिसमें ये नहीं है। नहीं का मतलब नो ना, आजकल अंग्रेजी में तो बच्चा नो ही बोलता है, बस वही नो ही है। एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और NO। इसके लिए हमें MOT पे जाना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसमें बताया जाता है कि एक स्ट्रक्चर ऐसा बनता है जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है ऑक्सीजन के साथ, और एक रिवर्स बनता है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट करता है नाइट्रोजन के साथ, वो दोनों रेजोनेटिंग होते हैं आपस में। तो जब नाइट्रोजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, जब ऑक्सीजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव नाइट्रोजन नेगेटिव। ये तीन ऐसे हैं जो प्लस आर भी शो कर सकते हैं, माइनस आर भी करते हैं। तो ये पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू रेजोनेंस, ओनली दिस ऑप्शन। करेक्ट सर, करेक्ट सर। प्लस आर माइनस आर ये सब हो गया खत्म। एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस मतलब कहां कहां किस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, अगर कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो कार्बोकेटाइन मोर नंबर, स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड, स्टेबिलिटी is directly proportional to number of resonating structure. एक चीज और याद रखिएगा, ढेर सारी एनर्जीज के आपने नाम सुने होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी। हर एनर्जी स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, केवल रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर कभी कभी जैसे सर करता हूं थोड़ी देर में सर। अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके पहले आया हुआ जेई में, इसी में कंपेयर कर लिए। दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है? एक ये है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये, इसकी ज्यादा होगी, क्यों? ईच एंड एवरी एटम हैज कंप्लीट कोऑर्डिनेट। सो रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। अब वहां स्टेबिलिटी पूछा ही नहीं उसने, रेजोनेंस एनर्जी, तो पहला दिमाग में बच्चे का ऑप्शन क्या आएगा? ये तो पढ़ाया ही नहीं था। रेजोनेंस एनर्जी कहा था हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ेंगे, हाइपर में बोला, रेजोनेंस में पढ़ लिया होगा, पढ़ाएगा। ठीक है ना सर? क्यों? क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी है जो ड्यूरिंग द डिलोकलाइजेशन कंज्यूम हो रही है। भाई किसी चार्ज को आप मूव कराओगे तो कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी, क्योंकि उसके मूवमेंट में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो जितने ज्यादा आप मूवमेंट कराओगे उतने बॉन्ड ब्रेक होंगे और उतने नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। ईच एंड एवरी स्टेप कंज्यूम एनर्जी। तो किसी एक मॉलिक्यूल ने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, किसी ने 3 बनाए, तो जिसने 5 बनाए उसमें ज्यादा कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होगा, तो सिस्टम की एनर्जी ज्यादा लोअर हो गई। सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज की, स्टेबिलिटी बढ़ गई। और जो एनर्जी कंज्यूम हुई वो कौन सी एनर्जी थी? रेजोनेंस। क्लियर सर? बोलिए हुजूर, ठीक है ना? एकदम आराम से साहब, आप तो आते ही हैं मिलने के लिए, आपको देख लिया मैं, एनर्जी आ गई पढ़ाने की। हाँ साहब, क्लियर? कोई डाउट दूरदर्शन वालों? नहीं, एक साहब ने गुड मॉर्निंग बोला था ना, हमने रिप्लाई नहीं किया, नाराज हो गए साहब, देखा ही नहीं हमने। गुड इवनिंग बोला था 5:15 पे, कोई बात नहीं, साइलेंट का मतलब सब समझ में आ रहा है। हाँ साहब, क्लियर? कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? एरोमेटिक सब जानते हैं इसके बारे में।
एप्लीकेशन में एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। ये तीन टाइप के कंपाउंड्स एक्सप्लेन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस से इनको हम हेल्प एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहली कंडीशन बहुत कॉमन है, क्या है सब? मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक, चाहे वो नॉन एरोमेटिक देखना हो, एंटी एरोमेटिक देखना हो या एरोमेटिक देखना हो, मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। अगर साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नाम में कुछ नहीं होगा। दूसरा, ये सबके साथ कॉमन था, मॉलिक्यूल इज प्लेनर, प्लेनर और नॉन प्लेनर। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, यहां भी कॉन्जुगेशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल Huckel's rule, Huckel's formula for aromatic, क्या है साहब? पॉल साहब ने बोला क्या? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n+2, वेयर, ये इनकी अपनी इच्छा है भाई, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 1। और एंटी एरोमेटिक के लिए हकल फार्मूला है सही है, वही मैं सोच रहा था कि सभी लोग को पता ही है, बेकार में मैं लिख रहा हूं। फॉर एंटी एरोमेटिक, थैंक यू सर, थैंक यू सर, समझ में आ गया, बहुत बड़ी मेहरबानी सर। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4n, वेयर n इज इक्वल टू, हाँ ये साहब ने अपनी इच्छा पे कर लिया साहब, क्या करें, इन्होंने होल नंबर माना, एक बार 0, एक बार मना कर दिया, ठीक है। और इसके लिए हक्कल साहब ने कोई रूल ही नहीं दिया, क्यों? क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं होता। एरोमेटिक में और एंटी एरोमेटिक में बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है, जब पेपर में स्टेटमेंट दिए गए तो उसमें क्लियर है कि एरोमेटिक में भी करंट फ्लो होता है कंटिन्यूअस, एंटी एरोमेटिक में भी होता है, बट डायरेक्शन क्लॉकवाइज होना चाहिए। किसमें? एरोमेटिक में। और कितने इलेक्ट्रॉन का करंट? 4n+2। और एंटी एरोमेटिक में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है, किसका? 4n का। जेई कभी भी नहीं पूछता है कि विच ऑफ द गिवन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, बार बार पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं पूछेगा, और ये पूछेगा जब भी कि नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, मतलब वही कंपाउंड ढूंढना है जो एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कैन नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर सर? क्लियर? एक चीज और समझ लीजिए कि कब आपको दिखता है एंटी एरोमेटिक बट नॉन एरोमेटिक होता है, वो भी दिमाग में रखिए। ऐसे केसेस तो बच्चा हमेशा कर लेता है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आती उसको, कोई दिक्कत। थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभार आती है अगर वो दूरदर्शन पे पढ़ा हुआ है ज्यादा, तो इस टाइप में। ये भी एरोमेटिक, फ्यूरान भी एरोमेटिक है, पायरोल भी एरोमेटिक है,
थायोफिन भी एरोमेटिक है। नंबर ऑफ पाई जो हम काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन तो जो है काउंट कर ही रहे हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, दोनों साइड के पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड है, तो उस लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव चार्ज है, इस साइड से भी कॉन्जुगेशन, इस साइड से भी कॉन्जुगेशन। सो फॉर दिस मॉलिक्यूल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, और अगर 6 है तो n इज इक्वल टू 1 होगा, 4n+2। यहां पे बच्चा जब ये समझ में आता है तो बच्चा यहां 8 बना देता है, क्योंकि दो लोन पेयर दिखते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही प्लेन में होगा, क्योंकि क्वांटम नंबर जो बहुत दिन तक पढ़ाया जाता है वहां बताया जाता है कि पी वाई पी जेड आर पी एक्स पी वाई पी जेड आर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो प्लेन में तो एक ही आएगा। ऐसा नहीं जिस बच्चे के पास 5 पेन है वो ज्यादा स्कोर करेगा, ज्यादा लोन पेयर से मायने नहीं रखता, एक ही लोन पेयर प्लेन में आएगा, कोई एक लोन पेयर इनके साथ प्लेन में होगा। तो यहां भी नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे सब, 6। सल्फर के साथ भी वही कहानी, नाइट्रोजन तो बेचारा एक ही है, वो तो हो गई। क्लियर? जो लोन पेयर, ये भी बहुत बार आया, हम एप्लीकेशन के साथ साथ सीट की तरफ भी बढ़ गए धीरे धीरे। किसी भी कंपाउंड में, जैसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर का शेप बिगड़ गया, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा बनाने के तो एक क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, एक क्वेश्चन का टाइम किल हो जाएगा। कहाँ से उलट रहा है, हाँ ठीक है, सही कर ही देते हैं, नहीं तो अपने कोई देखने में लग रहा है बेचारे टूटा हुआ है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन हमने आपका पक्का कर दिया, किसी न किसी सेट में आएगा पक्का। मेलामाइन, मेलामाइन आता है, मन मेला हो जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं याद होता। बाकी स्ट्रक्चर है तो सारे क्वेश्चन बनते हैं। कितने लोन पेयर हैं, बच्चा तुरंत बताता है। हाउ मेनी लोन पेयर लोकलाइज, तुरंत बताएगा। डीलोकलाइज तुरंत बताएगा, बट मेलामाइन पता ही नहीं। ये मेलामाइन है, ठीक है साहब। इसमें टोटल 6 नाइट्रोजन है, तो 6 लोन पेयर भी होने चाहिए। 3 लोन पेयर्स आर डीलोकलाइज एंड 3 आर लोकलाइज। ये व्हाइट वाले जो हैं, ऐसा नहीं पेपर में भी होगा, यहां हम बना रहे हैं, ये लोकलाइज हैं, और जो ब्लू कलर वाले हैं, डबल बॉन्डेड एटम पे कोई भी चार्ज होगा वो लोकलाइज, चाहे लोन पेयर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव। ठीक है ना सर? इसका यूज हम डाइज में भी करते हैं और रबर में, रेजिन में भी करते हैं। मेलामाइन रेजिन भी बनता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, बट अब हम आगे नहीं बोलेंगे क्योंकि एनटीए ने हटा दिया सिलेबस से पॉलीमर। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलामाइन रेजिन सब खत्म हो गया, एडवांस में सब है। तो एक तो ये रहा साहब, इससे हो जाएगा। एरोमेटिक ये भी है सर, है ना सर? और वो आपने पढ़ा होगा B3N3S6, इनॉर्निक बेंजीन, व्हाइट बेंजीन बोलते हैं, वो भी एरोमेटिक होता है। अभी एक क्लास पी ब्लॉक की हुई थी ना सर्वधर्म संभाव में, A1 A2 DDJ, उसमें बोरान फैमिली पढ़ाया गया, ऐसा सुना मैंने। बोरेट तक पहुंच गए, तो बोरेट तक पहुंचने के पहले डाइबोरेन बताया होगा पक्का, B3N3S6 बताया दिया होगा पक्का। BN ऐसा कुछ हुआ, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। N3H6 H H H B3N3S6। अब नाइट्रोजन पे भी एक पेच लगा दे, इनॉर्निक बेंजीन या व्हाइट बेंजीन, इट इज आल्सो एरोमेटिक। साइक्लिक का प्लेनर, बोरान तो sp2 हाइब्रिडाइज में प्लेनर ही होता है भाई। क्या हुआ, कुछ
दूसरा नाम याद कर रहे हैं, बोराजोल बोलते हैं, बोराजोल, दूसरा नाम बोराजोल है। चलिए आइए, ये भी हो गया। तो क्या बचा, एक क्वेश्चन और बच रहा है कुछ, रेजोनेंस वाली। अच्छा वैनाडाइन। हाँ सर, नेक्स्ट, ये तो अब एरोमेटिक एप्लीकेशन हो गया। अब व्हाट इज द रोल ऑफ रेजोनेंस ओवर ओवर एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ? ठीक है, देखिए किसी भी कंपाउंड से अगर उस कंपाउंड ने H+ का लॉस किया, so after the loss of H+, the anion which is formed that should be more stable। या ये भी हटाइए, कोई भी नाराज हो गया, नहीं जाए। टाइम ऐसा नहीं है सर, वो तो धैर्य की परीक्षा लेता है आजकल बोर्ड भी। पेशेंस होना बहुत जरूरी है अगर आपको कुछ भी करना है। पेशेंस नहीं है कुछ नहीं कर सकते आप। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन डिसाइड द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि कोई भी कंपाउंड है, एसिड है अगर, तो H+ तो देगा ही देगा सर। तो हम किस फैक्टर पे बता पाएंगे कि ज्यादा एसिडिक कम? H+ लॉस होने के बाद, अब तो आपने सब कुछ पढ़ रहा है, लगभग सभी ने पढ़ लिया होगा, इक्विलिब्रियम सब जानते ही हैं। एसिड बेस को हमेशा रिवर्सिबल साइन से दिखाते हैं। तो ये ब्रेक किया Ha बॉन्ड, H+ दिया A-, H+ तो बेचारा है, इसको स्टेबलाइज कर नहीं सकते, इसके पास कुछ बचा नहीं। एनायन ज्यादा स्टेबल हो सकता है, कम स्टेबल हो सकता है। अगर एनायन ज्यादा स्टेबल होगा तो लेस रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा तो रिएक्शन की बैकवर्ड रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर रिएक्शन की बैकवर्ड रेट कम होगी तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर एनायन लेस स्टेबल है तो मोर रिएक्टिव होगा, तो रेट ऑफ बैकवर्ड इज मोर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। मतलब कभी भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो हम बेखौफ H+ को निकालें और क्या कंपेयर करें, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। ठीक है ना सर? हमें ये फंक्शनल ग्रुप जिस कंपाउंड में होता है उसे हम बताते हैं कार्बोक्सिलिक, SO3H होता है हम कहते हैं सल्फोनिक। ये सब बहुत ज्यादा एसिडिक माने जाते हैं क्योंकि रेजोनेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, भी आपको उनसे भी मुखातिब कराएंगे, बट अभी तो जनरल ऐसे समझे। लेकिन साहब हाइड्रोकार्बन भी सबसे ज्यादा एसिडिक हो सकता है, हुआ है, होता है, ये लिया। अब ये अगर हमने इसको हीट किया बेस के साथ, बेस के साथ हीट किया तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल ही नहीं होगा। बेकार में रिवर्सल क्यों कराया जाए, क्योंकि एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बनेगा ही नहीं। आफ्टर द लॉस ऑफ H+, दिस एनायन इज फॉर्म्ड व्हिच इज बिकम्स एरोमेटिक, और एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है साहब, हाइपर का भविष्य हाइपर ही लग रहा है। 6 बज गए ना, 15। पीछे आगे कोई पूछने वाला नहीं, नीचे भूत महल होगा, कोई है थोड़ी ना, आप जाकर टहल के आ जाओ। वो तो मैं निकलूंगा तो मुझे फोन आएगा, सर बोर्ड के लिए बोल दीजिए गार्ड को, बोर्ड बंद कर देगा, लेकिन आज मैं खुद बंद कर जाऊंगा, कोई बात नहीं। हाँ सर, ये हो गया, यहां तक क्लियर। अब आप देख लीजिए एक वैनाडाइन का भी केस देखिए तुरंत। एसिड के लिए क्या देखा, H+ लॉस होने के बाद जो कॉन्जुगेट एनायन बन रहा है, आफ्टर द लॉस ऑफ H+, द कॉन्जुगेट एनायन दैट शुड बी मोर स्टेबल। जितना ज्यादा एनायन स्टेबल उतना ज्यादा स्टेबल। अगर किसी कंपाउंड में H+ लॉस के बाद एनायन एरोमेटिक हो गया तो वो कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड में एनायन के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, किसी में 3 मिल रहे हैं, तो जिसके 5 थे वो ज्यादा स्टेबल। क्लियर सर? अब हमने आपको साइक्लोपेंटाडाइन ही लिया था, इसको हमने कंपेयर करा दिया आपको फिनॉल के साथ। फिनॉल साहब ने H+ दिया, H+ देने के बाद फिनॉक्साइड एनायन बनाया जिसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। उसके बावजूद भी अगर हमने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, ए इज मोर एसिडिक। व्हाई? बिकॉज डेल्टा देखना होता है, पहले क्या एनर्जी थी, अब क्या एनर्जी होगी। ज्यादा एक्सोथर्मिक हुआ,
ज्यादा एक्सोथर्मिक हुआ इसका मतलब पहले ज्यादा रिएक्टिव रहा होगा, अनस्टेबल रहा होगा, H+ देके ज्यादा स्टेबल हो गया, और हर सिस्टम अपनी स्टेबिलिटी को अप्रोच करता है, तो ये प्रोसेस ज्यादा फास्ट होगा। ज्यादा फास्ट होगा तो अगर स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट है तो बैकवर्ड होना नहीं अपने आप। और ये पहले भी एरोमेटिक था, न्यूट्रल था, लूज करके चार्ज हो गया, एरोमेटिक तो एरोमेटिक ही रहा, तो डेल्टा कम आएगा चेंज में। क्लियर? मजा तो अब आएगा सब। हमने इनको भी ले लिया, नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बिना एसिड के बोलते ही नहीं, जैसे लोग होते हैं ना सर लगा के ही बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड नाम में ही लिखा। उसके बाद भी ये ज्यादा होगा, हाँ ये 20 से ज्यादा होगा। क्यों? पहले एक थोड़ी सी मिथ्या दिमाग में है आपके, उसको भी दूर कर लें। क्या है? बच्चा सोचता है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस का मतलब चार्ज सेम एटम पे आ जाए, यही ना, कि चार्ज डिलोकलाइज ऑन सेम एटम इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग। क्यों शुक्ला जी? यही ना? ये हमने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि आप भी आलमबाग एरिया में पाए जा रहे थे, कहीं भाग गए थे आप, सोचते सोचते कहीं लखनऊ सैर करने चले गए। अपन भी लखनऊ के हैं इसलिए पहचान लिए, तो रोमिंग में रहते हैं लेकिन लखनऊ भी लंबे समय गुजारा है। लौट आइए, पढ़ लीजिए कुछ दिन, नहीं तो बाद में लखनऊ जाना बड़ा कष्टदायक रहेगा। और वहां के लोग जो तैनात हैं, जिस मुस्तैदी के साथ हमने एक आध ही दो बार दूरभाष पे संपर्क किया है, आवाज से लगता है कि बहुत कड़क मिजाज के हैं, और बहुत बेचारे हम्बली होके बात करते हैं। हमें जिस दिन किसी 2-4 पेरेंट से बात हो जाती है, हमें रात को नींद ही नहीं आती है, हम इस टेंशन में रहते हैं कि एक न एक दिन तो सच्चाई से मुकाबला होगा, तो हमें भी गलत ठहराया जाएगा। क्योंकि किसी को उम्मीद दिखाना सबसे बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। किसी को आपने होप दिखा के, गलत होप दिखाया, होप दिखाने में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब बच्चा आए, पेरेंट आए, पूछा हुआ बहुत बढ़िया हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, कोई चांस ही नहीं निकालेगा, फर्स्ट क्लास निकाल भी सकता है बच्चा। अपन बोलते ही इसलिए हैं कि बच्चे को लगेगा कि बोला गया, लेकिन बच्चा एक आध 2 दिन बाद फिर से सरेंडर कर देता है। उसको लगता है कि सेकंड मेंस में ही सब हो पाएगा, अब पहले वाले में तो बस कुछ चंद दिन बचे हैं। 39 40 आज को भी जोड़ रहे होंगे ना, इनके लिए तो अभी दिन चालू हुआ है अभी तो इनका दिन चालू हुआ है, दिन में आराम किए होंगे, आज को भी काउंट करेंगे ना सर? आज को काउंट करके बोल रहे हैं, या तो आज को काउंट करके बोल रहे होंगे या जिस दिन पेपर है उसको भी काउंट किया होगा। पढ़ लीजिए साहब, पढ़ लीजिए, कोई भी दिक्कत हो आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, करिए सॉल्व। यहां भी सुबह आते हैं, मोबाइल भी है आपके पास, टेक्निकली भी बहुत साउंड है, भेज दीजिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे। तकनीकी रूप से तो आप बहुत धनी हैं, घर वालों ने बेकार में आईटी कल किसी प्रोफेसर के यहाँ जाके सिस्टम उसका हाईजेक कर लेते हैं ना, तब भी बहुत रिच पर्सन बन जाते हैं। इस बार हमें ऐसे बच्चे मिले जो टेक्निकली बहुत साउंड है, बहुत साउंड, बट वो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर सही ढंग से यूज नहीं कर पाए, बहुत साउंड। इस बार हमें या तो ये कोरोना के बाद में, कोरोना ने बच्चों को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत हर विधा में एक से एक मिले, मतलब आप उनसे कुछ भी टेक्निकल हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप जहां तक सोचते होंगे ना, वहां से तो चालू होते हैं, लेकिन वही है कि समय की डिमांड है। अब तेंदुलकर के माँ बाप ने अगर उसको आईटी कराने को सोचा होता, कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत में सिक्योर पे ही चलता है इंसान हमेशा। हाँ सर, इक्विवेलेंट का मतलब ये नहीं है कि आइसो स्ट्रक्चरल और इक्विवेलेंट दो अलग अलग बीमारियां सर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर दोज आइसो स्ट्रक्चर इन विच ईच एंड एवरी एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। भाई यहां तो ऑक्टेट कंप्लीट है दोनों में ना, हमने आपको ये दे दिया, बहुत बड़ी चीज है साहब, नंबर माइनस होता है तब बड़ी चीज पता चलती है, और इसका रेजोनेंस हमने कराया, तो हम बोनस के लिए अप्लाई करते हैं इसमें 1000 रुपए लगा के, लेकिन गलत नहीं, सही है कि ये भी तो इक्विवेलेंट है ना, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है।
ऐसा आइसो स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर जिसमें ईच एंड एवरी एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, उसे हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर सर? ये आइसो स्ट्रक्चर मतलब क्या? आईएसओ वर्ड की क्वालिटी सर्टिफिकेट को छोड़कर जहां भी आता है उसका मतलब होता है सेम। आइसोमेरिज में भी वही मतलब है। आइसो स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी हो, वो तो यहां भी है। बट इक्विवेलेंट resonating structure are those isostructural in which each and every atom has complete octet. तो अब इन दोनों में ऑक्टेट कंप्लीट, दोनों एक ही जैसे हैं, तो इसमें यहां से यहां जाना या यहां से जहां जाना डेल्टा का कोई चेंज होगा नहीं, ज्यादा स्टेबल। फिनॉल में जब आप बनाओगे, अभी नेगेटिव चार्ज कहां है? ऑक्सीजन पे। जब 5 स्ट्रक्चर बनेंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में नेगेटिव चार्ज कहां आएगा? कार्बन पे। कार्बन की ईएन वैल्यू ऑक्सीजन से क्या होती है? कम, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम होंगे। तो बने तो 5 बट डोमिनेंट 2 ही कर रहे हैं, वो भी नॉन इक्विवेलेंट। और यहां जो है दो हैं, वो क्या है? इक्विवेलेंट। अब हमने कंपेयर करना चाहा, जाना पड़ेगा संडे को, कोई हुस नहीं हो सकता, जबकि मैं आज कुछ लेके नहीं आया कि देखना पड़े, कहानी लंबी हो जाती क्वेश्चन देखने से, तो मैंने उधर से इधर मंगा दिया, इधर कुछ भी नहीं लिया कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन कोई चांस नहीं। हाँ, एक ही कंडीशन जल्दी हो सकता है कि इसके बाद वाली क्लास कभी न लें, तो खत्म कर देंगे, मतलब बच्चे दोबारा हमारे सामने न दिखे तो, क्योंकि तब फिर क्या पीठ पीछे तो भगवान को भी लोग बोलते हैं, सामने आएगा तो कष्ट होगा। RSO3H लिया, किसके साथ कंपेयर किया बेटा? कार्बोक्सिलिक के साथ। ये हटा दें, बीच में बेकार में ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, समझ में तो आ गया ना। अब यहां जब इसने H+ दिया तो क्या बना बेटा? ये बना। कार्बोक्सिलिक से ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंट। कंपैरिजन टेक प्लेस बिटवीन सिमिलर क्लास। 9th 10th में जब इंग्लिश पढ़ाई जाती थी तो इट्स सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव, तो वहां एक स्टेटमेंट बोला जाता है, कंपैरिजन टेक प्लेस बिटवीन सिमिलर क्लास। बेटर कब बोलेंगे, बेस्ट कब बोलेंगे, कहीं आता है ग्रामर में, कहीं पढ़ाया जाता है। अपने लिए तो 30-35 साल हो गए, लेकिन सुना है ऐसा। क्या बोले सर? पढ़ाया जाता है कहीं, आपने भी पढ़ा होगा, भरतपुर में भी सीबीएसई बोर्ड में ही है ना पढ़ाया जाता। ये साल भरतपुर वालों का ही रहा, राजस्थान का सीएम भी भरतपुर का, और बाकी घटनाएं भी सब ऐसी ही रही। ये बना, ऐसे बना लेंगे, सभी में ऑक्टेट कंप्लीट है, ईच एंड एवरी एटम। खत्म ना सर? इसी तरह बेस में सोच लीजिए, एसिड में क्लियर हो गया, हमें क्या देखना है? H+ का लॉस करा के एनायन की स्टेबिलिटी देखना है। अब एनायन की स्टेबिलिटी में क्या क्या पैरामीटर? अगर एनायन एरोमेटिक हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो गया, सेकंड मोस्ट। अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है, थर्ड वन। ठीक है ना साहब? अभी हम आपको जाते वक्त तक हाइपर तो करा देंगे, तो लिख भी देंगे AERHI, ये याद रखिए, 2 क्वेश्चन तो मारेगा ही, सही करेगा, बट फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर सीक्वेंस सही नहीं बनेगा क्या पता। बेस के लिए देखिए, बेस में हम उल्टा सोचें। एसिड में हमने क्या सोचा कि आफ्टर द लॉस ऑफ H+ द एनायन व्हिच इज फॉर्म दैट शुड बी मोर स्टेबल। तो बेस में हम सोचें आफ्टर एक्सेप्टिंग H+ द कॉन्जुगेट केटायन व्हिच इज फॉर्म दैट शुड बी मोर स्टेबल, क्योंकि बेस वो है जो H+ एक्सेप्ट कर रहा है। उनसे भी मिल लीजिए। इट इज नोन एज ग्वेनाडाइन। क्या बोलते हैं सर? ग्वेनाडाइन। इसका भी नाम चर्चित लोगों में ही है, आता है कई बार। हाउ मेनी लोकलाइज लोन पेयर? 1। लोकलाइज, लोकलाइज मतलब ब्रांड और लोकल से नहीं, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ। कौन सा? ये वाला, और ये वाले डिलोकलाइज। क्लियर सर? अब इसको किसी कंटेनर में लिया हमने और स्मॉल अमाउंट में H+ मिला दिया। स्मॉल अमाउंट में क्यों? जिससे पता चले सेलेक्टिविटी हो। ठीक है ना? 18.5 लाख आईटी में सीट कर दे, अभी देखिए यहां कोई नहीं दिखाई देगा, हम अकेले पढ़ाते रहे, क्योंकि 14.5 लाख फॉर्म पड़े। सेलेक्टिविटी
फाइट तभी है जब H प्लस कम है, तब आप जजमेंट ले पाओगे कि ये वहां जा रहा है लोकलाइज वाले पे या डीलोकलाइज पे, नहीं तो हर जगह प्रोटोनेशन हो जाएगा, रीजन समझ में नहीं आएगा। अब H प्लस को एक्सेप्ट कौन करेगा? जहां ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल हो। तो जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा वो 100% अवेलेबल है, तो प्रोटोनेशन कहां हुआ? उस नाइट्रोजन पे। C डबल बॉन्ड N H, सॉरी, C डबल बॉन्ड NH2 प्लस यहां NH2 और यहां भी NH2, करेक्ट सर? दिस बॉन्ड बिकम मोर पोलर, पहले से ज्यादा पोलर हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने से नाइट्रोजन की साइज डिक्रीज कर गई और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ गई। ठीक है ना? ठीक है बेटा, समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं सर, समझ में आ रहा है ना? ऐसा होगा, जहां भी लगे कि पहले से कुछ चेंज हुआ तुरंत बोलिएगा आप, एकदम छूट है, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुरंत हम पहले वाला फोल्डर खोल के दिखा देंगे आपको कि पहले भी ये बताया था, यहां पे ये बताया। ऐसा होगा बेटा। अब जो हमने पहले तैयारी कर रखी है, पी पाई, एक बार इधर से एक बार इधर से, समझ में आ रहा है? इसका लोन पेयर इसके साथ ओवरलैप करेगा, तो क्या बना बेटा? ठीक है पॉल सर, और एक बार इस साइड से, इक्विवेलेंट हो गए, ऑक्टेट सबकी कंप्लीट है। इट इज नॉट ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इट इज इंटरमीडिएट दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ठीक है, जैसा ये है वैसा ये है और वैसे, तो तीनों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट, ज्यादा बेसिक हुआ। इसको किसके साथ कंपेयर करा दिया जाए? एक बार ऐसा पूछा गया जेई में, ये जो बनेगा इसके रिस्पेक्ट में लेस बेसिक होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्विवेलेंट 2 ही बनेगा भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई तो लेस है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा है ना, यही RHI की सबसे। बात समझ में आ रही है? क्लियर सर? क्लियर, कोई डाउट? इनसे भी मिल लीजिए क्योंकि जनरली लोग इनसे मिलवाते नहीं है आपको, मिल लीजिए, अब आए हैं तो देर सही मिल लीजिए कायदे से। स्क्वायरिक एसिड सर, स्क्वायरिक एसिड का नाम केवल स्क्वायर की वजह से दिया गया, जैसे कल की क्लास में एक वो मिला था आपको क्यूबिन, क्योंकि कोई आईपी से रीजन नहीं था, क्यूब की तरह था क्यूबिन। इसमें 2 H+ का लॉस होगा, तो 2 बार में अलग अलग करेगा, H+ के लॉस के बाद बनेगा डाई स्क्वायरेट आयन। क्या बनेगा? डाई स्क्वायरेट एनायन बनेगा। इट इज आल्सो एरोमेटिक। अब भाई रिंग ये है, प्लेनर है, सभी कार्बन sp2, पोलरिटी दिखा दो, कहीं ये नेगेटिव यहां पॉजिटिव, कंप्लीट घूमेगा। ठीक है, तो इससे पूछा जाता है 2 तरह क्वेश्चन, एक तो ये कि स्क्वायरिक एसिड आफ्टर द लॉस ऑफ H+ द एनायन व्हिच इज फॉर्म्ड दैट इज नोन एज, ऐसा जेईई मेंस में आया है, तो डाई स्क्वायरेट एनायन क्या बोलते हैं? डाई AT तो हमेशा पता है, नहीं नॉर्मल को पढ़ा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो AT लगाते हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट, तो इसे क्या बोलेंगे? डाई स्क्वायरेट बोलेंगे। All the 4 carbon bond are equal and identical and all the 4 carbon oxygen bond are equal and identical. क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है सब में इक्विवेलेंट, तो सभी कार्बन में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा और कार्बन ऑक्सीजन में भी पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। इसका जो रियल स्ट्रक्चर होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम 3 पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं, अगर वो बनाने की कोशिश करें
तो कुछ ऐसा होगा। दो नेगेटिव मतलब दो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है। All four carbon-carbon bond are equal and identical, and all four CO bond are equal and identical. Clear, sir? Clear? सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में और बेंजोइक एसिड में एसडी ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ता है अलग अलग ग्रुप लगाने का, वो देख लीजिए, क्योंकि जेईई मेंस में बिट सेट में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑर्डर ऑफ एसडी के स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल फिनॉल लिया, ये भी आपके साथ पढ़ते थे पहले भी, है पहले भी पढ़े होंगे आपके साथ, हाँ वहाँ पढ़े होंगे पहले, नहीं प्रिंस सर की क्लास में जब आप यूट्यूब में पढ़ते थे, लेकिन हैं पढ़े उनकी क्लास में पढ़े होंगे, नहीं क्योंकि एक कॉमन पार्ट है आप में इनमें, क्योंकि दोनों लोगों ने ऑनलाइन क्लास की तो हमेशा पीछे से निकल के जाते हैं। अच्छा, लेकिन इनका तो मैंने बताया था ना क्लास में एक बार उठ के गए आप लोगों की क्लास में, तो मैं उसी से बताया कि ऑनलाइन की क्लास जो करता है बंदा वो एकदम बॉडी सिंक्रोनाइज और ट्रेन होती है कि हाँ निकल लो भाई, किसी को पता न चले, कैमरे में अपन आए ना, निकल जाए। शुक्ला जी समझ में आ रहा है? सेंटर कहाँ लिया, कोटा की नवाबों के शहर, लखनऊ लिया ना, बढ़िया गया। अच्छा बोर्ड वोर्ड का चक्कर नहीं है इस बार, तब लखनऊ क्यों लिया, बुला लिया, अच्छा घर वालों ने बोला होगा, तो वहीं चारबाग के पास ही वहीं से सेंटर देना, वहाँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही पड़ेगा, हाँ ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा, आपके नजदीक ही रहेगा। चलिए पहला केस, इफ प्लस आई and plus H group is present over benzene ring in case of phenol at different position. Then order of acidity. देखिए यहां हमने लगा दिया CH3, यहां हमने लगा दिया CH3, यहां हमने लगा दिया CH3, ठीक है सर। अभी आपने चार्ज का डिलोकलाइजेशन कराया प्लस आर और माइनस आर में, आपने देखा जो भी कुछ डिलोकलाइज हुआ वो 2, 4, 6 पे ही हुआ, 3 और 5 पे कोई चार्ज नहीं आया, तो 3 और 5 पे अगर कोई ग्रुप लगा है ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा ना रेजोनेंस शो करेगा, केवल कहां शो करेगा 2, 4, 6 पर ही। देखिए पहले एक बार बेसिक लेवल पे देखना चाहें तो समझ लें, एक बार अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, या रहने दीजिए एक साथ ही बताते हैं क्योंकि
बेसिक को सीख के आप तो एग्जाम में आ गया सर पे। 40 डेज या 39 डेज बचा। प्लस आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम, एग्रीड और नॉट? हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से ज्यादा डोमिनेंट होता है। यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन का एक नाम ही है नो बाउंड रेजोनेंस। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं। तो यहां पे प्लस एच होगा और यहां पे प्लस एच होगा, ये नहीं होगा। इसमें केवल क्या होगा? ओनली प्लस आई। एग्री? बताते हैं कहां पे आपको याद आ रहा है वो भी बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज भी मैं आराम नहीं कर पाया, सुबह से निकला। अब हालत जो है, बोलते बोलते ना, बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्राउड इज मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। अब 4-5 लोग देखिए इधर भी, इसमें तो अपने पल्ले ही नहीं पड़ता है। इधर पे अगर 20-50 रहे तो एनर्जी रहती है। और अभी क्या है, पीछे मुड़ के देखने के बाद लगता है कि सब बेचारे थके परेशान। पॉल साहब एक बुरा बता, आप तो एक्टिव ही हैं, क्योंकि आप तो वैसे भी शायद चलते हुए आते हैं, जहां तक मुझे जानकारी। ये भी शायद वॉक पे ही आते हैं। जाने को नहीं देखा, लेकिन आने का मेरे पास कई बार देखा, और इनको तो जाते हुए भी देखा है, और आराम से निकल जाते हैं। नहीं, कोई ऐसा नहीं ठंडक लगे पैदल जाना, ऐसा नहीं है। अपनी सुविधा से चेयर कंफर्मेशन, बोर्ड कंफर्मेशन दोनों स्टेबल होते हैं। कभी बोर्ड वाला भी स्टेबल होता है, कभी चेयर वाला भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो बोर्ड वाला भी। चलिए, ये सब चर्चाओं पे कोई ध्यान न दिया जाए, डायरेक्ट सोच लिया जाए कि कैसे देखना है। एसडी की स्ट्रेंथ प्लस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एसडी की स्ट्रेंथ प्लस इफेक्ट से क्या होता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई प्लस एच और प्लस आर, इससे भी ठीक है सर। कोई भी प्लस इफेक्ट होगा वो एसिडिटी को क्या करेगा? घटाएगा। घटाएगा ना सर। ए ऑप्शन क्या भैया? फिनॉल है। इसमें ना तो कोई प्लस आई लगाए ना प्लस एच लगाए, ए यही है ना सर। तो ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज्यादा ए बी से लिखेंगे फिर पंगा होगा, नाम से लिखें जिससे याद रहे आपको। सबसे ज्यादा फिनॉल, देन मेटा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, देन पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, देन आर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल। गलत क्या भैया? प्लस एच यहां और यहां बराबर है, इंडक्टिव इफेक्ट आर्थो पे मैक्सिमम है, वो भी कौन सा? प्लस आई। सबसे ज्यादा हमने ए को क्यों लिया? कोई प्लस इफेक्ट नहीं। उसके बाद हमने सी को क्यों लिया? क्योंकि केवल प्लस आई है। उसके बाद डी को क्यों लिया? क्योंकि डी में प्लस आई मिनिमम है और बी में प्लस आई मैक्स है। अब हमने नाम इसलिए लिखा कि मिथाइल के अलावा इथाइल लगा दे, वो ओ माइनस लगा दे, तब भी ऑर्डर यही होगा। कोई भी प्लस आई प्लस आर लगे, प्लस एच लगेगा तो यही होगा। क्लियर सर? क्लियर? अब इतना सब कहानी लिखेंगे नहीं, आगे डायरेक्ट दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में हमने लिया माइनस आई प्लस आर ग्रुप। किस पे? फिनॉल पे। ये OH है, माइनस आई प्लस आर। तो हमने ले लिया क्लोरीन, ले लिया, ठीक है। ठीक है सर। माइनस आई मैक्स, ओनली माइनस आई, माइनस आई मिनिमम प्लस आर। If inductive and mesomeric both take place simultaneously, then collectively known as inductomeric effect and mesomeric is dominant. अगर किसी कंपाउंड में इंडक्टिव और मीजोमेरिक साथ साथ अप्लाई करते हैं या साथ साथ एप्लीकेबल हैं, तो मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट होता है और इसे कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इंडक्टोमेरिक। क्लियर?
तो सबसे ज्यादा एसडी कौन? प्लस इफेक्ट एसिड का दुश्मन, यहां प्लस आर और यहां प्लस आर, तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा सर? मेटा सब्स्टिट्यूटेड, देन फिनॉल, करेक्ट और नॉट? आफ्टर दैट आर्थो, क्यों? क्योंकि माइनस आई मैक्स है, देन पैरा। बट ये ऑर्डर कभी कभी बदल जाता है। कब? अभी बदलता है। सही है ना यहां तक? कोई दिक्कत हुजूर साहब? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा? ठीक है ना साहब? ये सब भी आप हो चुका था जब आप आए थे। नहीं, उनको बोल रहे हैं श्लोक साहब को। आपके आपने तो अटेंड किया है इसमें, हमें याद आ रहा है, ऊपर वाली क्लास में शायद एक में थे आप। अब क्या है, तो बस खत्म है किसी तरह, बस ऊपर वाला एक बार मेंस निकलवा दे फर्स्ट वाला, तो 3-4 महीने के लिए आप फिर इंगेज हो जाएंगे। एडवांस निकलना ज्यादा आसान है मेंस से, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन रहेगा कि हमने मेन गेट तो तोड़ दिया, अब तो अच्छा इरादे अच्छे नहीं फिर आपके, लॉकर तोड़ने जा रहे हैं आप हैं? नहीं वो तो टेक्निकल फैक्टर है ना, आप वो तो आप लोग कर सकते हैं टेक्निकल फैक्टर जिसके पास साउंड है। हमारे फैकल्टी लॉबी में ऐसे ऐसे लोग हैं साहब कि एक बार उन्होंने लॉगिन किया तो अगली बार लॉगिन दोबारा पासवर्ड रीसेट होके ही होता है, और कुछ ऐसे हैं जिनके पासवर्ड भी हम रीसेट करते हैं और अपना भूल जाते हैं कि अपना क्या था, उनका वाला तो याद रहता है। क्योंकि बहुत, चलिए एक बार, हाँ क्या बोला था, चेंज कब होगा? हमने यहां फ्लोरीन लगा दिया, अभी भी केस तो वही है माइनस आई प्लस आर का, बट ऑप्शंस बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आर्थो फ्लोरोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? मेटा फ्लोरोफिनॉल, देन फिनॉल, देन पैरा सब्स्टिट्यूटेड, देन आर्थो। ट्रू और नॉट? सही ना? बोलिए सर, क्लियर? लास्ट केस माइनस आई माइनस आर, ये हम अलग अलग लिखा रहे हैं, जेई में जब आएगा एक ही क्वेश्चन में प्लस आर भी लग रहा होगा, माइनस आर भी लग रहा होगा, प्लस एच भी लग रहा होगा, आपको पहचानना पड़ेगा। बट हमने अलग अलग इसलिए कराया कि एक बार समझ में आ जाएगा, और बाकी जो इधर की जनता है उनके लिए तो ऑप्शन है ही है कि वो आप एक बार पेपर आपके पास हैं सॉल्व कर लीजिएगा चैप्टर वाइज। हम तो कह ही सकते हैं, कहेंगे तो एक टाइप करके मैसेज भी डाल देंगे कि आपसे विनम्र निवेदन है, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे, ऐसा कुछ करके लिख देंगे एक बार। नहीं, कुछ लोगों ने किया है, ऐसा नहीं। आज हाइड्रोकार्बन भी डिस्कस हुआ है, पहली बार A2 में बच्चों ने अपने आप बोला कि वही डिस्कस करना ही है आज। मैंने कहा ठीक है। बस बस भंडारी साहब होने वाला, भैया काहे नाराज हो रहे हो? अच्छा आप थे क्या? हमने कहा गुस्सा नहीं भैया, टाइम हो ही गया। हम तो वैसे भी, क्योंकि अभी तुरंत फोन आ जाएगा हमारे पास, आज हमने पता नहीं था क्लास है ना, तो हमने बोल रखा था कि मैं आ रहा हूँ। किसने गिराया? ऐसा आपसे गिरी, किसी से भी गिर जाए, मेटेलिक साउंड है ना, लोहे की बोर्ड है तो उसमें आएगी आवाज। बताइए सर, माइनस आई माइनस आर लगाए, ये सर
डीबीसी है, इसीलिए तो मैं बोला नहीं इस बार। इधर भी कोई कुछ लिखा है क्या भाई? शुक्ला जी ने बड़ी दबी आवाज में बोला भाई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इसलिए पीछे चला गया। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नहीं केस कंसीडर करते, करेंगे ही करेंगे, मजबूरी है, नहीं करते तो भी याद होता। कोई डाउट हो तो बोलिए, कोई दिक्कत तो बताएं सर। अभी टाइम पीवाईक्यू करा दें क्या, रोक दें? अभी कल सैटरडे है बीच में जी, कल टेस्ट है शाम को। हाँ बोलिए सर, इसको रोकें क्या, पेपर डिस्कस करना है? लेकिन वही है कि हाइपर कॉन्जुगेशन के बिना कैसे क्वेश्चन बने, एचओएस बताना होगा उसमें, बता ही दें। ये समझ में आ गया, खत्म हुआ। एसआईआर पढ़िए, 2 मिनट खत्म हो जाएगा, खत्म ही कर लेते हैं आज। कराने कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा गाड़ी में गंगा जल पीने के लिए, पानी पीना पड़ेगा मुझे, प्यास लग रही जबरदस्त हो मुझे। नहीं वो मैं लेके आता हूँ साहब, मैं पानी बाहर का पीता ही नहीं, वो भी इधर का तो एकदम नहीं, अभी तो एकदम ही बंद कर दिया, क्या भरोसा। अपना घर से लेके आता हूँ एल्कलाइन वाटर, वही पीता हूँ सर, पानी खत्म तो पानी नहीं पीने चलेगा। एसआईआर देखते हैं सर। एसआईआर इफेक्ट मतलब स्टेरिक इनहिबिशन एंड रेजोनेंस, इससे जेई में काफी क्वेश्चन मेंस एडवांस बिट से दोनों में आ रहे हैं। स्टेरिक इन रेजोनेंस, कहने का सेंस क्या है कि अगर हमने एनिलीन लिया या एनिलीन छोड़िए, ऐसा ले लिया एन डाइमिथाइल एनिलीन, रेजोनेंस हो रहा होगा, लोन पेयर बेंजीन पे मूव कर रहा होगा, ठीक है। बट हमने इसको ऐसा कर दिया, बेंजीन पे मिथाइल लगा दिया। अब इसका ये जो टेट्राहेड्रा होगा और यहां का जो टेट्राहेड्रा होगा, आपस में बीपी बीपी रिपल्शन होगा, बॉन्ड पेयर होगा। क्या हो गया सर, कोई दिक्कत? अच्छा नहीं, मैं अभी पानी पी के आ जाता हूँ, सब दिक्कत तो है थोड़ी सी, हमें पता है, काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे ये भूल गया, मैं घर से निकलते तो पानी पिया नहीं। मैं सोचा था कि अचानक आया नीचे तो फोन आया था, उसके बाद कई बच्चों ने इधर उधर डाउट का कुछ पूछ लिया, टाइम खराब हो गया उसमें। हाँ सर देखिए, जल्दी किया जाए, खत्म किया जाए। ये इसका बॉन्ड पर रिपल करेगा, इसका बॉन्ड पर इसके साथ रिपल करेगा, तो रिपल्शन जब होगा तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। अब अभी तक तो प्लेन में था, एक प्लेन अपना चेंज कर लेगा, और जैसे ही मॉलिक्यूल में प्लेन चेंज हुआ, रेजोनेंस खत्म, ठीक। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्लेन में था, प्लेन पार्शियली चेंज हो जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कंप्लीटली चेंज हो जाए। दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द ग्रुप, कितना बल्कि ग्रुप है, कितना ज्यादा स्टेरिक फैक्टर है, कितना ज्यादा रिपल्शन हो रहा है। तो जब एसआईआर इफेक्ट की बात करते हैं, उसमें बताया जाता है ड्यू टू इन केस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव वेयर द रेजोनेंस टेक प्लेस,
ड्यू टू आर्थो सब्स्टिट्यूटेड नेचर द मॉलिक्यूल हैज रेजोनेंस टर्मिनेटेड आर डिक्रीजेस, रेजोनेंस या तो टर्मिनेट कर जाता है या डिक्रीज करता है, इस इफेक्ट को हम आर्थो इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन हर जगह नहीं होगा। अगर हमने एनिलीन ले लिया और यहां मिथाइल लगा दिया, अब नहीं होगा। क्यों? हाइड्रोजन तो बेचारा है, एक ही बॉन्ड है उसके पास, कोई टेट्राहेड्रा तो है नहीं, उसमें रिपल्शन नहीं होगा। मतलब क्या है? एसआईआर इफेक्ट के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है। ग्रुप जो हो वो ट्राइएंगुलर हो, ट्राइएंगुलर समझ रहे होंगे, sp2 इस तरह का ट्राइएंगुलर हो, एंड आर्थो पोजीशन पे H न लगा हो, D न लगा हो, T न लगा हो, OMe न लगा हो। ये चार ग्रुप में आर्थो एसआईआर नहीं होता। एनिलीन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हाइड्रोजन लगा हुआ है। अगर हाइड्रोजन की जगह कुछ और होता तो हो जाता। हो जाता ना साहब। देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। बस बस साहब 7 मिनट और। शुक्ला जी का मोबाइल गिर गया क्या? पेसमेकर है, इसको मत गिराई भाई। आजकल मोबाइल, इंसान भूखा रह सकता है, मोबाइल में दिक्कत है। मोबाइल नहीं खराब होना चाहिए। बच गया ना कि गया है? हाँ बस ठीक है। आपके ग्रह नक्षत्र ठीक थे, इतने पे तो चला जाता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती, उसके बाद आपको ये ब्लैक बोर्ड भी कलरफुल बोर्ड नजर आता, कुछ नहीं समझ में आता। आप इस फिराक में होते कब बाहर निकलें, कब डिस्प्ले सही कराएं। आपके पीछे आपके टेक्निकल सहयोगी बैठे ही थे, तुरंत गाइड करते कि अभी सही करवाता हूँ, टेंशन नहीं। इस सब काम में तो भाई साहब बहुत तेज है। ये दिया गया, इसको हमने ए बोल दिया और इसको बी। कौन सा कंपाउंड ज्यादा एसिडिक है? बी ज्यादा एसिडिक है। नहीं होगा, इससे मजबूरी नहीं है, ए भी हो सकता है। तो उधर नाइट्रो लगाए ना। अच्छा सही है, सही बोल रहे हैं सर, बी होगा, क्योंकि वहां प्लस आई यहां माइनस आई, नाइट्रो तो दोनों में लगा है। नहीं नहीं वो तो ठीक है, अभी जो बोल रहे हैं सुन लीजिए। हाँ एक केस और लीजिए, समस्या ही समस्या है। नहीं नहीं आप एकदम सही है, मैं गलत हूं। आप एकदम सही नहीं, आप क्वेश्चन का जो आंसर एकदम करेक्ट। हम चाहते ही नहीं कि आप भटकें, मतलब कंफ्यूज हो। आप एकदम हौसले बुलंद करके रहें। अब बस एक बार हमें और बता दें। देखिए इतना गुस्से में कोई दीवार ही मार रहा है पीछे से। चिरंजीवी साहब आपने सेटिंग की है क्या कि जैसे ही 7 बजने वाला होगा पीछे से दीवार गिराने लगना, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ बोला भैया बता दो, हम तो अभी निकल रहे हैं पहले से ही। हाँ सर इन दोनों बता दिए। आइडेंटिकल हो गया, नाइट्रो लगा लेते हैं यार। ये तो हमने वार्म अप मैच में ले लिया था ऐसे, सही है भी, क्योंकि डिफरेंस साफ नजर आ रहा है। इसमें भी होगा क्योंकि नाइट्रो का माइनस आई पावर साइनाइड से ज्यादा होता है। ठीक है, ए इज मोर एसिडिक देन बी, इसके लिए और इसके लिए तो आप सही थे। क्यों? सीनियर सॉरी साइनाइड में लीनियर है, लीनियर में ऐसा यार लगता नहीं, मतलब नहीं समझे। स्ट्रेट लाइन होगा ना बेटा, एसपी हाइब्रिडाइज
तो भैया ये तो SIR करेगा नहीं, तो बेचारा चुपचाप निकल जाएगा, यहां लोग लड़ रहे हैं हम तो अपना। तो ये -R दिखाएगा, -I एंड, और ये साहब ट्रायंगुलर, ए ब्रोमीन का लोन पेयर ये इसके साथ धक्के मारेगा, नाइट्रोप्लेन से बाहर चला जाएगा, क्यों? जिससे धक्के कम लगे। तो ड्यू टू SIR ओनली -I ऑफ नाइट्रो। आया समझ में? क्लियर? सेम क्वेश्चन हमने पहले भी कराया क्लास में। इस क्वेश्चन में भी साहब लॉजिक वही लगा रहे थे, मैं बोलने नहीं दिया, रीजन वही बोलना चाह रहे थे, लेकिन वो गलत हो जाता। चलिए क्लियर? एक और देख लीजिए, आर्थो इफेक्ट। ये केवल और केवल बेंजोइक एसिड में एप्लीकेबल है। इट इज applicable only in benzoic acid, केवल और केवल बेंजोइक एसिड। क्यों ऐसा होता है? आप लोगों के पास एक पेपर है, जाके GOC वाला सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो इधर से ज्ञान की धाराएं बही हैं उससे तुरंत पता चल जाएगा कितना फायदा हुआ। मतलब खाना वाना खाने के बाद, अभी तो दिन चालू ही हुआ है, कभी भी 2 बजे 3 बजे तक कर लीजिएगा। ये बेंजोइक एसिड है सर, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है जो बेंजीन पे जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिल है ना भाई, है ना? हाँ, तो प्लेनर होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल यहां की 120 होनी चाहिए, बट ऑक्सीजन के लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से दूर जाएगा ऑक्सीजन। जब दूर जाएगा तो किधर आएगा? 2 और 6 के नजदीक आएगा। तो सर अगर हमने बेंजोइक एसिड में आर्थो पर कोई भी ग्रुप लगा दिया, ग्रुप का मतलब हाइड्रोजन नहीं है, ग्रुप का मतलब ड्यूटेरियम नहीं है, ग्रुप का मतलब टिटकम नहीं है, ग्रुप का मतलब OMe नहीं, उसके अलावा कुछ भी हो, तो क्या होगा? इस ग्रुप के जो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर होंगे वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो दूर जाना चाहेगा, उधर ऑक्सीजन का लोन पेयर धक्के मार रहा है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, कंपाउंड है क्या? एसिड है तो एसिडिटी बढ़ेगी। क्लियर? तो बताते हैं, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन एनी अदर सब्स्टिट्यूटेड एसिड एंड दिस प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेचर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप कैसा भी हो, ये ग्रुप +I हो, +R हो, -I हो, -R हो, ग्रुप है बस। फिजिकल फोर्स इज ऑलवेज डोमिनेंट ओवर केमिकल फोर्स। आप जा रहे हो और जल्दी से बाहर उतरते हो, दीवार से टकरा गए, पेन होगा तो तुरंत होगा, पेन किलर खाएंगे 30 मिनट बाद आराम होगा, दैट इज केमिकल इफेक्ट, टकराए वो फिजिकल। क्लियर है? तो ठीक, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को आज तक ऐसे ही दिखाते हैं, डॉटेड लाइन, इसका मतलब होता है वीक, रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो तोड़ देगा उसको, समझ रहे ना? रिपल्सिव फोर्स इज डोमिनेंट ओवर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक पतंग उड़ाने वाले धागे से कांपी बांध के लटकाएंगे, उड़ेगा थोड़ी ना। क्या कुछ गिर गया क्या? देख लीजिए, देख लीजिए, Z.7 हुआ है। ये समझ में आ गया? सही है। एक चीज इसको बता दी, चलते हैं। कल अपन ने डिस्कस किया था शायद, हाँ तभी तो साहब ने बताया K1 K2 तो हो गया, K1 K2 हो गया। एक क्वेश्चन छूट रहा है इसका, एक क्वेश्चन छूट रहा है।
घर वालों को लग रहा है कि मैं कहीं घूमने चला गया, क्योंकि मैं बताया ही नहीं था क्लास से, मुझे ही नहीं पता था। बताइए सब, एसडी क्वार्टर बताना है। फिजिकल फोर्सेस ऑलवेज डोमिनेंट ओवर केमिकल फोर्स। इतना भारी ग्रुप है, बहुत तेजी से धक्के खाए गए, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। तो अगर सभी आर्थो सब्स्टिट्यूटेड हैं, याद से माइनस आर देके बोल लेते ना बेटा, तो माइनस आर से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज तो यहां आएगा, ऑक्सीजन पे तो जाएगा नहीं। किसका माइनस आई देखेंगे, रेजोनेंस नहीं देखेंगे। बट ये इतना बल्कि ग्रुप है कि ये इससे टकराएगा तो इसको तो H प्लस उड़ाई देगा पहले। तो सबसे ज्यादा आया समझ में? चलिए मिलते हैं फिर अगले चैनल पे, ऊपर वाली दया दृष्टि रही तो। बहुत देर से वेट कर रहे थे कुछ लोग, एकदम पेज खुला हुआ था, कब बंद करना इसका इंतजार था।